कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो सबकी प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी और आपकी प्रॉपर्टी इस देश के माइनॉरिटीज में वो बराबर बराबर भाग में बांटी जाएगी। आप क्या समझते हैं, 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इस देश में जो लोग दूसरी विचारधारा के वो चैन से बैठे हैं क्या? आपका राम जी का मंदिर बन गया तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? 370 हट गया उनको अच्छा लग रहा है क्या? खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को टिकट दिया जा रहा है, अब इसके बाद भी सोचने का है क्या? इसलिए हम चुनाव में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी बांटे, दूसरे तरफ के बाद तो दूसरे तरफ तरह तरह के एक चुटकुला चला था आजकल की, कोई सोमवार के नहीं, कोई मंगल के नहीं, कोई चली रहा। आप लोग ऐसे देखने में लगेगा कि हाँ 100 लोग बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ये 100 लोग नहीं है, ये कम से कम 10 लाख लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो प्रभावित करने वाले। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, ये देश को इस समय पूर्वांचल की जरूरत है। हम पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन गंगा पर खतरा है, गंगा जमनी तहजीब पे खतरा है। आज जितने लोग एक हुए हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है देश के लिए। अगर नीयत अच्छी होती तो उनमें से किसी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया होता, लेकिन वो कह रहे ना 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 ना, भले हम प्रधानमंत्री नहीं बने, कोई नहीं बने, एक आदमी कोई घोषित नहीं होगा। इसलिए हम चुनाव में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी बांटे, दूसरे तरफ के बाद तो दूसरे तरफ तरह तरह के एक चुटकुला चला था आजकल की, कोई सोमवार के नहीं, कोई मंगल के नहीं, कोई चली रहा। लेकिन हफ्ता भर में भी नहीं हुई, पूरा महीना के बनावे के पड़ी कि महीना के पहला हफ्ता में ईद, पहला हफ्ता के सोमवार की ईद, दूसरा हफ्ता के मंगल की, ऐसे बनावे के पड़ी। मगर ओकरा के जो शब्द बोला जा रहा उसको कहते हैं मजबूर सरकार। अब तो पता नहीं आप लोग कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पढ़नी है जा कि नहीं पढ़नी है जा, यो पढ़ल बड़ा जरूरी बा, पढ़ल भी जरूरी बा और बतावल भी जरूरी बा। जहां कांग्रेस खुलेआम, कल तक हम लोगों के यहां से शंका होती थी, लोग बोलते थे, अब तो मुस्लिम समाज के लोगों में भी ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो सबकी प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी और आपकी प्रॉपर्टी इस देश के माइनॉरिटीज में वो बराबर बराबर भाग में बांटी जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटीज का पोटेंशियल तभी देश को काम आएगा जब आपका धन संपत्ति गहना गुड़िया सब बराबर बराबर में बांट दिया जाए। अब ये सोच के हम तो बड़ा डराने वाला सोच है। यहां तक कि एक थॉट आया, मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसकी प्रॉपर्टी का 45% रख के 55% माइनॉरिटी में बांटा जाएगा। और माइनॉरिटीज में भी उनकी परिभाषा माने सिख और बौद्ध जैन की नहीं, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम। हमें लगता है कई लोग तो पढ़े, कई लोगों को पहली बार पता चला होगा अगर आज के डिस्कशन में नहीं आई तो ऐसा सोचने वाली भी पार्टियां हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप जो अर्न करते हैं, आप टैक्स चुका के, वो आपका पैसा है। तो लेकिन सोचने वालों ने कर दिया तो हम क्या देखने किया क्यों? तब हमको लगता है ये देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश है। आप जिनका मन बढ़ा रहे हैं, अगर वो समझदारी से काम न ले तो बेवकूफ बना रहा है। तो यहां तो अगर लाठ पर
एक बित्ता ज्यादा कोई त्यार कोल में बढ़ गए तो करे में मर्डर हो जाएगा। सही तो आप तो पूरी संपत्ति लेकर के बांटने की बात कर रहे हैं। इट मीन्स आप गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं देश को। लेकिन बात बटे कि हम लोग यहाँ एक और समाज में चलेगा, ए भाई देखो ढेर राजनीति मत बतिया हो, थोड़ा सा दिमाग भारी होता। तो आज एक कभी आवत समय ना रास्ता में एक कहानी पढ़त रहूंगा बाबूजी। एक बहुत बड़ा पत्रकार बड़े, उन्होंने आज, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है ना, वर्तमान में जीते हैं। हम लोग न भूत का याद रखते हैं, भविष्य कभी कभी अपना याद रखते हैं, पर समाज का भविष्य क्या होता है इसको भी कभी कभी हमको देखना चाहिए। नतीजा क्या होता है उसको जो है एक किस्से के साथ एक घटना कहानी के जरिए घटना ये बहुत बड़े समझिए कि जो है वो गलती जो कुछ लोगों ने की थी उसकी सजाएं कितने लोगों ने भुगती और कैसे भुगती। अब ये है, हाँ, प्रदीप सिंह जी बहुत सुधी पत्रकार है, बहुत विद्वान है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो सियालकोट की, सियालकोट में 65% हिंदू थे और 35% मुसलमान थे। सियालकोट भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा, इसके लिए मुद्दा फंसा हुआ था। तो बाद में हुआ कि कोई बात नहीं, सियालकोट में मतदान होगा, और सियालकोट में मतदान हुआ था। मतदान के दिन सवेरे से दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगे खड़ा था। मतलब लगभग आप समझिए कि 2,31,000 हिंदू थे और लगभग 1,30,000 के आसपास मुसलमान थे। उस चुनाव में 1,00,000 हिंदुओं ने वोट नहीं किया क्योंकि उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा, उनको घर जाने का दिक्कत था, परेशानी हो रही थी। ये एग्जैक्ट मेरा जो फिगर है वोट का वो, लेकिन 2,31,000 हिंदू थे ये तय था। और रिजल्ट ये हुआ कि 55,000 मतों से मुस्लिम के पक्ष में गया। और सियालकोट ज्यादा दूर नहीं है, जम्मू से 42 किलोमीटर है, और वो पाकिस्तान को दे दिया गया। वो 2,31,000 हिंदू आज के दिन में 500 है। हमें राजनीति डिस्कस करनी चाहिए। राजनीतिक भी खराब हो सकते हैं, राजनीति नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो हमने के समाज में ही फैलोले बा कि राजनीति गंदा चीज बोला, जिक्रे कारण हमने के वोट देवे के ना छुट्टी मारे के बाद वो दिन थोड़ा रोड खाली रही तनी चले के बाद। तो एगो ई कहानी, वैसे तो बहुत बात हम लोग भी चिंता करते हैं कि मतदान बहुत जरूरी है, पहले मतदान फिर जलपान सब, लेकिन देखिए 50% से ज्यादा मतदान नहीं क्यों। 48% गाजियाबाद में, गाजियाबाद में 48% मतदान भइल बा। और पक्का जान लीजिए कि मतदान का प्रतिशत अगर आप राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी देखें तो राष्ट्रवादियों का ही कम हो रहा है। ठीक है, हम जो चुनाव 5 लाख से जीतते थे, हो सकता है उसका मतदान का अंतर 3 लाख हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने भविष्य को इतना बड़ा मैनिफेस्टो लिख के देना, हमारे यहाँ वो तो हम लिख लिख के एक लाइन पढ़ रहे हैं। तो आज पूर्वांचल समाज की जिम्मेदारी है कि चुनाव के महत्व को भी बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहने वाले कांग्रेस के ही लोग थे, कोई बड़े दूर नहीं गए।
हमारे देश में साधुओं का, महात्माओं का अगर किसी ने बोल दिया तो उसके साथ क्या क्या होता है, कितनी यातनाएं होती हैं, इसमें कोई बहुत दूर नहीं बीता है। तो हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको जगा रहे, क्योंकि हम सोए, बुरा मत मानना। आप तो ये भी नहीं चेक किए होंगे आपका वोट है कि कट गया। आप तो वोट के दिन जाएंगे चेक करने। अब तो जरूरी है कि क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई BLA 1 आएगा, BLA 2 आएगा, तब हमको बताएगा, हमको पर्ची देगा। आप क्या समझते हैं 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इस देश में जो लोग दूसरी विचारधारा के वो चैन से बैठे हैं क्या? आपका राम जी का मंदिर बन गया तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? 370 हट गया उनको अच्छा लग रहा है क्या? देश के 48 करोड़ नए लोग बैंकों से जुड़ गए उनको अच्छा लग रहा है क्या? सबका पैसा अकाउंट से अकाउंट में जाने लगा, बिचौलिए खत्म हो गए, उनको अच्छा लग रहा है क्या? इस देश के गली गली में जाइए, लोगों के, महिलाओं के घर में इज्जत घर बन गया, बीच में बिचौलियों का सारा पैसा खत्म हो गया, उनको अच्छा लग रहा है क्या? तो अच्छा जिनको नहीं लग रहा है तो चैन से बैठे होंगे क्या? खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को टिकट दिया जा रहा है, अब इसके बाद भी सोचने का है क्या? तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग से, कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो यहां से इस गंगा का निचोड़ क्या होगा, वो मैं चाहता हूं। मैं तो देखिए, मैं भी तो गाना गाने में व्यस्त था 2014 तक, हम भी अपनी दुनिया में थे। आज 10 साल बाद जब हम खड़े हैं तो हमको बहुत सारी चीजें इतना सुख दे रही हैं। मेरा पर्सनल इनकम घट गया होगा, लेकिन हमारा सुख बढ़ गया है कि ये हाड़ मांस का शरीर जो बहुत स्वस्थ रहेगा तो 100 साल जाएगा, वरना पता नहीं 70-75 भी टच करेगा कि नहीं करेगा। हम इस सच्चाई को जानते हुए अब लगता है कि कुछ काम आ रहा है, जाने के बाद कुछ लोग याद करेंगे। भारत माता की जय।